यहाँ से स्टार्ट करेंगे। विजन आईएएस का टेस्ट नंबर 33 हम लोग देख रहे थे। इसका पार्ट 1 यहाँ से किया था हम लोगों ने, ठीक है, पार्ट 1 कर लिया था। और यहाँ से पार्ट 2 हम लोग यहाँ पर देखेंगे और फुल टेस्ट यहाँ पे 9 मानेंगे, ठीक है, फुल टेस्ट यहाँ पर 9 और ओवरऑल यहाँ पर जो है वो 33 है। ये करने के बाद हम लोग कल करेंगे 34 नंबर टेस्ट और जो बच्चा लास्ट पेपर 35 वो भी करेंगे, ठीक है, परसों में। और एक बात कि यहाँ पर जो अभी अभ्यास पेपर का एक पार्ट बचा हुआ है वो भी हम लोग आज शाम को कवर कर लेंगे, ठीक है, तो वो भी आप देख सकते हो। स्टार्ट करते हैं यहाँ से क्वेश्चन नंबर 50 या 51 से जहाँ से भी होता है स्टार्ट करते हैं, इसको देखते हैं। फो 51 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। आह्वान किए जाने पर सैन्य सेवा प्रदान करना भारत के संविधान के भाग 4A का हिस्सा है। पहली बात क्या होगी, 51 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा, गलत है, क्योंकि जो क्या ना बोला था इसमें कि आह्वान किए गए जाने पर सैन्य सेवा प्रदान करना भारत के संविधान का भाग 4A का हिस्सा है। क्योंकि देखो, मूल कर्तव्य जिन्हें संविधान के भाग 4A के तहत अनुच्छेद 51A के तहत माध्यम से शामिल किया गया था वे विधिक रूप से लागू किए जाने के आदेश नहीं है, बल्कि यहाँ पर एक नैतिक दायित्व है कि वह देश की रक्षा करें, आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें, इसलिए गलत होगा। सेकेंड बात यहाँ से, सेकेंड बोला है कि कोई राज्य धर्म या मूलवंश जाति के आधार पर बिना किसी भेदभाव के सार्वजनिक प्रयोजन के लिए अनिवार्य सेवा आरोपित कर सकता है। यह भारत के संविधान का भाग 3 का हिस्सा माना जाएगा। सेकेंड बात क्या होगी, सेकेंड बात यहाँ से करेक्ट है, ठीक है, आंसर क्या होगा, ओनली 2 करेक्ट है, तो बी यहाँ से सही आंसर है। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 52, 52 नंबर है। इसे बोला कि प्राकृतिक खेती में जो वापसा घटक का तात्पर्य क्या है, वापसा घटक का तात्पर्य क्या है, आंसर हो जाएगा 52 का करेक्ट आंसर। ये वह स्थिति जिसमें मृदा में वायु और जल दोनों के जोड़ होते क्या होते हैं, मौजूद होते हैं, भी यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। शून्य बजट प्राकृतिक खेती जो होती है इसके संबंध में वापसा इसके प्रमुख स्तंभों के में से एक बताया गया है। ये मृदा की सूक्ष्म जलवायु को दर्शाता है जहाँ मृदा में वायु और यहाँ पर जलवाष्प का संतुलन बना रहता है, ठीक है। वापसा को समझना, आमतौर पर यह माना जाता है कि पौधों की जड़ों को तरल जल की जरूरत होती है, लेकिन वापसा का सिद्धांत इसकी विपरीत ये बताता है कि जड़ें वास्तव में जलवाष्प को सोखती हैं, राइट। आंसर क्या होगा, आंसर हो जाएगा आपका बी करेक्ट आंसर यहाँ से सही है 52 का। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 53। संविधान की छठी सूची के तहत राज्यपाल की शक्तियों के संबंध में विचार करना है। पहली बात है, पहला यहाँ से राज्यपाल के पास एक नया स्वायत्त जिला और क्षेत्र बनाने की शक्ति होती है। पहली बात क्या होगी, पहली बात स्टेटमेंट यहाँ से जो है करेक्ट होगा कि यहाँ पर इन चारों राज्यों में जो जनजाति हमारे जो क्षेत्र होते हैं, ठीक है, जैसे कि असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, इनके स्वायत्त जिला के क्षेत्र में के रूप में अपन को वर्गीकृत करते हैं। यदि किसी स्वायत्त जिले में अलग अलग अनुसूचित जाति जनजातियाँ रहती हैं तो राज्यपाल उस जिले को जहाँ वे निवास करती है स्वायत्त क्षेत्र में विभाजित कर सकता है और राज्यपाल को स्वायत्त जिलों को गठित करने और उनका पुनर्गठन करने का अधिकार प्राप्त होता है, ठीक है, अधिकार मतलब देता है ना। तो क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा यहाँ से इसका क्वेश्चन पहला तो करेक्ट हो जाएगा। सेकंड, राज्यपाल के पास एक अधिसूचना के माध्यम से छठी सूची द्वारा शासित क्षेत्रों के भीतर संसदीय और राज्य विधायी दोनों अधिनियम को कार्यान्वयन और अपवादों का संशोधन का अधिकार होता है। सेकंड बात यहाँ से गलत है, क्योंकि मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम राज्यों के संसद के अधिनियम के संबंध में अधिकार राष्ट्रपति में निहित होता है, जबकि राज्यपाल में विधानमंडल और अधिनियम की देखरेख करता है। तीसरी बात है, असम के संबंध में राज्यपाल के पास एक अधिसूचना के माध्यम से छठी अनुसूची द्वारा शासित क्षेत्रों के भीतर केवल राज्य विधायी अधिनियम कार्यान्वयन से संबंधित अपवादों का संशोधन को निर्दिष्ट करने का अधिकार होता है। ये बात भी गलत है, ठीक है। तो असम में यह अधिकार राज्यपाल में निहित है, ठीक है, तो जो संसदीय राज्य विधायी दोनों प्रकार के अधिनियम पर लागू होता है, इसलिए तो ये बात गलत हो जाएगी। आंसर क्या होगा, आंसर हो जाएगा आपका यहाँ से केवल एक करेक्ट है, ठीक है, केवल एक सही है, तो सही आंसर आपका 53 का एक करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 54 आते हैं। 54 है, निम्नलिखित पर विचार करना है। महादेव बेसिन, उत्तरी दिल्ली बलन क्षेत्र और सिंहभूमि सीयर जोन यहाँ पर रखा है, तो क्या होगा, इसमें से कितने क्षेत्रों में यूरेनियम के भंडार पाए जाते हैं। आंसर हो जाएगा 54 का करेक्ट आंसर यहाँ से भारत में यूरेनियम के भंडार हैं एक तरह से, ठीक है। भारत में यूरेनियम के भंडार जो होना चाहिए हमारे कौन कौन से, तो महादेव बेसिन, ठीक है, उत्तरी दिल्ली का जो वलन पट्टी है वो, और तीसरा जो हो जाएगा आपका सिंहभूम
सियर जोन, ये भी आपका होगा आंसर। 54 का सी यहाँ से करेक्ट आंसर सभी तीन। 55 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत उपकरणों पर स्टार लेबलिंग के लिए जिम्मेदार है? निम्नलिखित में से कौन विद्युत उपकरणों पर स्टार लेबलिंग के लिए जिम्मेदार हो जाएगा? 55 का आंसर हो जाएगा यहाँ से, ये जिम्मेदार है कौन? ऊर्जा दक्षता ब्यूरो इसका सही आंसर होगा। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऊर्जा दक्षता ब्यूरो यहाँ से सही आंसर है। राइट, तो 55 का एक करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 56 है, प्राचीन भारत में संबंध में सहज और कृत्रिम शब्द निम्नलिखित को किसको संबंधित करते हैं, संदर्भित करते हैं किसको? देखो, ये जो सहज और कृत्रिम शब्द हैं, ये एक तरह से यहाँ पर इतना आपको दिखा दिया गया कि यहाँ पर हिस्ट्री को लेकर के हैं, है ना, 4 बातें दिख गई, हिस्ट्री को लेकर के हैं। तो करंट का तो एक वर्ड है नहीं, यहाँ पर जो करंट का वर्ड हो, जिस वजह से मौर्य काल के दौरान सहयोगियों के ये प्रकार होते थे, जो सहयोगी थे उनके एक प्रकार होते थे, उसको दर्शाते थे। राइट, करेक्ट आंसर यहाँ से सी करेक्ट है। ठीक है, सहज मतलब प्राकृतिक, कृत्रिम अर्चित, है ना, कृत्रिम मतलब क्या होता है? अर्चित करना। 2 प्रकार के मित्र सहयोगी होते थे ये। आंसर क्या होगा? आंसर मैंने बताया आपको, यहाँ से 56 का सी करेक्ट है। क्वेश्चन 57 है, निम्नलिखित राज्यों पर युग्मों को उनके समान संख्या में दूसरे राज्यों के साथ सीमा खंड साझा करते कौन? तो देखो, यहाँ से आंसर हो जाएगा, पहला बोला है 57 में झारखंड और कर्नाटक, है ना। झारखंड जो बिहार, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल 5 रखते हैं। कर्नाटक में गोवा, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, यहाँ से 6 लगते हैं। ठीक है, और अगला है छत्तीसगढ़ और बिहार। छत्तीसगढ़ बिहार से छत्तीसगढ़ में मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, झारखंड, महाराष्ट्र, तेलंगाना, उड़ीसा 6 हो गए। बिहार में उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और झारखंड। ठीक है, पश्चिम बंगाल और राजस्थान में कितना? देखो, पश्चिम बंगाल और राजस्थान में, पश्चिम बंगाल में उड़ीसा, झारखंड, बिहार, सिक्किम, असम, और राजस्थान में पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात। ठीक है, तो समान रूप से संख्या में यहाँ पर ये वाले कर रहे हैं, 5-5 दोनों। आगे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 58 है। 58 बोला है, 10 वर्षीय जनगणना के संबंध में विचार करना है। भारत की पहली समकालिक जनगणना 1881 में हुई थी। पहली बात क्या होगी? 58 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। जनगणना 7वीं सूची के संघ सूची की शामिल की गई है। सेकेंड बात क्या है? सेकेंड बात यहाँ से ये भी करेक्ट है, क्योंकि संघ सूची में 69 में, संघ सूची की प्रविष्टि 69 में जनगणना, जिससे मकानों की क्रम संख्या भी शामिल है और उनका उल्लेख। इसका अर्थ है कि जनगणना का विषय पूर्णतः केंद्र सरकार के नियंत्रण में होता है। तीसरी बात है, 1948 के जनगणना अधिनियम के अनुसार प्रति 10 वर्ष में अनिवार्य रूप में जनगणना कराई जाती है। तीसरी बात यहाँ से क्या होगी? ये गलत है ना, क्योंकि यहाँ पर 1948 की जनगणना जो है अधिनियम में भारत के यहाँ पर जनगणना के समय यावर्तियों का कोई उल्लेख नहीं था। ओनली 1 2 करेक्ट है, 2 बातें। 58 का 59 आते हैं 59। इससे बोला है, हाल ही में संस्कृति मंत्रालय ने भारत के जो गिलगिट पांडुलिपि है उसका मानचित्रण करने के लिए एक यहाँ पर राष्ट्रव्यापी सर्वेक्षण क्या शुरू किया था। यह पांडुलिपि किस धर्म से संबंधित है? ये किस धर्म से बताती है बात? ये करेक्ट आंसर हो जाएगा, गिलगिट पांडुलिपि जो है ये बौद्ध धर्म, ठीक है, जिनकी खोज यहाँ पर 1931 में गिलगिट कश्मीर के नौपुर में हुई थी और भारत में उपलब्धता का आधार पर सबसे प्राचीन पांडुलिपि संग्रह है 5वीं से 6वीं शताब्दी ईस्वी में, और इसे 1931 में गिलगिट के पास खोजा गया था और इसकी पहचान भारतीय उपमहाद्वीप की सबसे प्राचीन पांडुलिपि संग्रह के रूप में की गई थी। ठीक है, याद रखना है। और ये भोजपत्र पर लिखी गई है जो प्राचीन लेखन की सामग्री को दर्शाती है। ये बौद्ध साहित्य और दर्शन के विकास को प्रदर्शित करेगी। ये भारत को मध्य पूर्वी और यहाँ पर एशियाई बौद्ध परंपराओं, चीन, जापान, तिब्बत को जोड़ेगा। इसे यूनेस्को के विश्व स्मृति रजिस्टर में शामिल किया गया। इतनी बातें आपको याद रखनी है। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 60 है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन बेरोजगारी जाल का सर्वोत्तम रूप से इसको सही बताता है, दर्शाता है? सही आंसर हो जाएगा सृष्टि का। देखो, बेरोजगारी जाल एक ऐसी स्थिति है जब रोज जो बेरोजगारी भले भत्ते जो होते हैं वो रोजगार लोगों के काम में जाने की हतोत्साहित करते हैं। लोगों को काम पर जाने की अक्सर जो लागत हो जाती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है, जबकि यहाँ पर वे बिना कुछ किए भत्तों के कारण आराम से जीवन यापन कर सकते हैं। बेरोजगारी का जाल तब उत्पन्न होता है जब काम पर जाने की अवसर लागत प्राप्त आय से क्या होती है? अधिक हो जाती है, जिससे लोग काम पर लौटते हैं और उत्पादक बनने से हतोत्साहित होते हैं। जब बेरोजगार लोग जो सरकार या निजी दान से लाभ प्राप्त करते हैं, नई नौकरी करने से हिचकते हैं क्योंकि लाभ में कमी उसे बंद कर दिए जाने से उसकी लाभ भुगतान जारी रखकर काफ़ी हद तक दूर कर सकता है। आंसर क्या होगा? आंसर हो जाएगा यहाँ से सृष्टि का सी करेक्ट है। 61 है, संसदीय प्रणाली में निहित लचीलेपन का एक लाभ क्या है?
करेक्ट आंसर हो जाएगा एक लाभ है जो ये अधिक कुशल निर्णय निर्माण और नीतियों का कार्यान्वयन करना। बी 61 का करेक्ट आंसर होगा। ठीक है। 62 62 नंबर क्वेश्चन 62 नंबर है, निम्नलिखित राज्यों पर विचार करना है। हरियाणा, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश। 4 बातें। उपयुक्त राज्यों में से कितने राज्यों का उल्लेख भारत के संविधान के आर्टिकल 371 में किया गया है ना। आंसर हो जाएगा 62 का करेक्ट आंसर यहाँ से ये बी करेक्ट है। केवल 2 है ना, केवल 2 स्टेटमेंट यहाँ से चारों में सही हो जाएंगे। कितने जो 371 के में किया गया था उल्लेख इनका 371 में आपका महाराष्ट्र और गुजरात हो गया। ठीक है। 371 ये तो नहीं बोला है ना, महाराष्ट्र और गुजरात इसमें हो गया, महाराष्ट्र इसमें नहीं दे रखा है। राइट। और नागालैंड 71 ए बी सी डी ई जी एच 71 में सिर्फ आपका यही होना चाहिए ना कि गुजरात और महाराष्ट्र इसमें दे नहीं रहा है। 371 अगर ए बोलता तो और बढ़ जाते इसमें, ए अगर बोलता तो यहाँ पर नागालैंड भी शामिल हो जाता है ना। अगर 371 बी बोलता तो असम राज्य भी शामिल हो जाता। ठीक है। तो ऐसे करके काफ़ी ज़्यादा चीज़ें शामिल होती है। 371 जो है इसमें राष्ट्रपति महाराष्ट्र या गुजरात के राज्यपाल पर उस पर कुल कुछ क्षेत्रों पर विकास को जिम्मेदारी देने में सक्षम बनाते हैं। ठीक है। आंसर इसका हो जाएगा गुजरात और महाराष्ट्र, इसका सही कर लो आंसर आप। राइट। बाकी अगर 371 में देखेंगे तो और आगे बढ़ेगा, 371 में बी में देखेंगे तो असम जुड़ जाएगा, मणिपुर राज्य जोड़ेंगे तो 371 सी हो जाएगा है ना। आंध्र प्रदेश राज्य को और ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा यहाँ से आपका आंध्र प्रदेश जोड़ेंगे तो 371 डी हो जाएगा है ना। अगर सिर्फ 371 पूछा है तो आपका गुजरात और महाराष्ट्र होगा। ये बात आपको याद रखना है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। यही बोल सकता था 371 का ए से जी तक में पूछ सकता था या एस तक में पूछ सकता था, तो यहाँ पे बहुत सारे स्टेट आ जाते हैं। लेकिन यहाँ पर सिर्फ 371 की ही बात कर रहे हैं, तो हम लोग यहाँ पर इसमें एक मान लेते हैं। इनके फिलहाल 2 है, लेकिन हो गया मिस्टेक होगा शायद। तो मैंने बातें आपको सब बता दी, अपने अकॉर्डिंग आप इसको आंसर को देखोगे। ठीक है। आगे हैं क्वेश्चन 63 नंबर है, मोहनजोदड़ो निम्नलिखित में से कौन सी प्रसिद्ध सिंधु घाटी जो कलाकृतियाँ पाई गई हैं। आंसर हो जाएगा 63 का करेक्ट आंसर ये पाई गया पशुपति की मोहर, इसका आंसर होगा। ठीक है, पशुपति की मोहर। राइट। और नृत्य करती हुई युवती। राइट। और यहाँ पर दाढ़ी वाले पुजारी की मूर्तियाँ। 3 यहाँ से आंसर होंगे, 1 2 3। तो डी यहाँ से 63 का करेक्ट आंसर है। 64 है, नमामि गंगे परियोजना के संबंध में विचार करना है। ये गंगा नदी के प्रदूषण को प्रभावी ढंग से कम करने के लिए, उसके पुनरुद्धार करने के लिए अंतर क्षेत्रीय समन्वय को बढ़ावा देने वाली नदी बेसिन दृष्टिकोण को अपनाती है। पहला क्या होगा, 64 का स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है ना। पहली बात यहाँ से सही है इसकी। सेकेंड बात है, सेकेंड बोला है कि यह नदी बेसिन का प्रभावी मानचित्रण करने के लिए लिडार लाइट डिटेक्शन जो एनर्जी जो इस तकनीक है उसका उपयोग करेगा। ये बात भी करेक्ट है। तीसरा है, प्रयाग एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो नदी के जल की गुणवत्ता की वास्तविक समय की निगरानी करता है। तीसरी बात भी करेक्ट है। तीनों बातें यहाँ से करेक्ट हैं। और जो लिडार है, लिडार क्या है यहाँ पर, ये जीआईएस तकनीकी का उपयोग करके इसके सहयोग करेगा और लगभग यहाँ पर 45,000 किलोमीटर की मानचित्रण भी करेगा ये। ठीक है, तो याद रखना है। आंसर सभी तीनों करेक्ट है, डी। क्वेश्चन नंबर 65 है, 65 नंबर। इसमें बोला माता और पिता क्रमशः ए बी और औरत समूह है, तो इस संदर्भ में विचार करना है। क्या होगा देखते हैं 65 में। पहली बात यहाँ पर ये बोले कि ए बी रक्त समूह वाले बच्चे को जन्म दे सकते हैं। पहला क्या होगा, पहला स्टेटमेंट यहाँ से इसका जो हो जाएगा ये क्या होगा, ये हो जाएगा आपका गलत हो जाएगा है ना। दूसरा है, ओ रक्त समूह वाले बच्चे को जन्म नहीं दे सकते हैं। ये बात करेक्ट है, सही नहीं दे सकते हैं। और बी रक्त समूह वाले बच्चे को जन्म दे सकते हैं, क्या होगी ये बात, ये भी करेक्ट है। ए रक्त समूह वाले बच्चे को जन्म नहीं दे पाएंगे, ये बात सही है। ठीक है, सिर्फ 2-3 स्टेटमेंट इसका करेक्ट है, तो आप लिख सकते हो टर्म कंडीशन जो इनकी है वो। आगे आते क्वेश्चन 2-3 करेक्ट है, बी आंसर है। 66 नंबर है, त्वरित सुधारात्मक जो कार्रवाई उसके बारे में पीसीए इस ढांचे को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा 2016 में प्रस्तुत किया गया था। 66 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा, गलत है, क्योंकि इसे 2016 में प्रस्तुत किया गया था। ठीक है, और इस मानकों के आधार पर इसे वर्ष 2002 में लागू किया गया था। अच्छा, 2002 में लागू किया गया था, 16 में नहीं, ये बात गलत हो जाएगी। ठीक है, स्टेटमेंट गलत है, ये सन की वजह से 2016 दे रखा है, होना चाहिए था 2002। यह ढांचा सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के निजी और बैंक दोनों पर लागू होता है। सेकेंड बात क्या होगा, सेकेंड बात करेक्ट है। तीसरा, इसके ढांचे के तहत कमजोर वित्तीय मापदंड वाले बैंकों की निगरानी की जाती है। तीसरी बात यहाँ से करेक्ट है। चौथा, शुद्ध गैर निष्पादित परिसंपत्तियाँ एनपीए जो होती है पीसीए के विचार के
किए जाने वाले मानदंड में भी एक होती हैं। ये बात करेक्ट हो जाएगी। आंसर क्या होगा? चौथा सही है, तीसरा सही है, दूसरा सही है, पहला गलत है। तो 2, 3, 4 करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं 67 नंबर। मोबाइल फ़ोन विकिरण के संबंध में विचार करना। मोबाइल फ़ोन एक गैर आयनकारी विकिरण को क्या करता है? उत्सर्जित करता है, जिसमें परमाणु को आयनित करने के लिए पर्याप्त ऊर्जा नहीं होती है। पहली बात 67 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा? ये करेक्ट है। सेकेंड, विशिष्ट अवशोषण दर जो होती है SAR का उपयोग उस दर को मापने के लिए किया जाता है जिस पर मानव शरीर के मोबाइल फ़ोन से निकलने वाले विकिरण को अवशोषित कर लेता है। सेकेंड बात यहाँ से ये भी करेक्ट है, दोनों बातें करेक्ट हैं। तीसरा, भारत में मोबाइल फ़ोन के लिए SAR की सीमा भारतीय दूरसंचार विनियामक जो विनियामक प्राधिकरण है उसके द्वारा की जाती है। तीसरी बात गलत है, क्योंकि ये सुरक्षा मानक दूरसंचार विभाग DOT द्वारा निर्धारित किए जाते हैं, ठीक है, न कि SAR की जो सीमा है भारतीय दूरसंचार विनियामक, ठीक है। तो ये सुरक्षा मानक दूरसंचार विभाग होगा। आगे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 68 है। 68 बोला है रिस्पॉन्सिबल नेशंस इंडेक्स RNI के बारे में किस संगठन द्वारा प्रकाशित किया जाता है? बताना है आपको। ये हाल ही में वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल फाउंडेशन द्वारा नई दिल्ली में रिस्पॉन्सिबल नेशंस जो इंडेक्स है इसका शुभारंभ किया गया था। डी करेक्ट आंसर होगा 68 का। इसका उद्देश्य है कि वैश्विक विमर्श को सख्ती से उत्तरदायित्व की ओर स्थानांतरित करना। ये तर्क देते हुए कि किसी भी राष्ट्र की वास्तविक शक्ति इस बात में नहीं है कि वे अपने नागरिकों को और ग्रहों की अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के प्रति कितनी जिम्मेदारी स्वीकार करती हैं। विकासकर्ता संस्थाएं कौन कौन सी है? विश्व बौद्धिक फाउंडेशन, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय और IIM मुंबई। दायरा क्या होगा इसका? 154 देश का मूल्यांकन करेंगे। 69 नंबर है, निम्नलिखित पर विचार करना है। वेदांत दर्शन और इसके संस्थापक कौन थे? ठीक है, पहला 69 वेदांत में तो अद्वैत हो जाएगा आपका, अद्वैत आदि शंकराचार्य सही है। विशिष्टाद्वैतवाद निम्बार्क, विशिष्टाद्वैतवाद रामानुज होंगे, निम्बार्क नहीं होंगे। द्वैताद्वैतवाद माध्वाचार्य, रामानुज नहीं होंगे। अचिंत्य भेद अभेद है ना, अचिंत्य भेद अभेद चैतन्य महाप्रभु, ये बात करेक्ट है। एक और लिख सकते हो, शुद्धाद्वैत लिख सकते हो। शुद्धाद्वैत यहाँ पर 5वां नंबर लिख लो, हो जाएगा आपका क्या? वल्लभाचार्य, है ना। तो यहाँ से आंसर जो हो जाएंगे, एक तो पहला करेक्ट है ना, और एक चौथा करेक्ट है। 1 और 4 सही है, सी। क्वेश्चन आगे आते हैं 70 नंबर। इसमें बोला है कि संविधान में संशोधन करने की संसद की शक्ति के संबंध में विचार करना है। ये एक अतिरिक्त घटक है। पहली बात 70 का आंसर स्टेटमेंट क्या होगा? ये गलत है, क्योंकि आर्टिकल 368 में 2 प्रकार के संशोधनों का उल्लंघन किया गया है, अर्थात केवल संसद के विशेष बहुमत से और संसद के विशेष बहुमत के साथ आधे राज्यों के अनुसमर्थन द्वारा संविधान के संघीय स्वरूपों के संशोधन के मामले में कुछ अन्य अनुच्छेद संसद के साधारण बहुमत से संविधान के कुछ प्रावधानों को संशोधन करने को बंद रखते हैं। ठीक है, पहली बात गलत है। सेकेंड बात है, ये प्रतिक्रियात्मक रूप से सीमित या प्रतिबंधित नहीं है। सेकेंड बात क्या होगी? सेकेंड बात यहाँ से गलत है भी, क्योंकि संवैधानिक संशोधन की प्रक्रिया में कई सीमाएं और प्रतिबंध लगाए गए थे। उदाहरण के लिए संवैधानिक संशोधन विधेयक केवल संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है और राज्य विधानमंडल में नहीं। ये बात गलत है। तीसरी बात है, ये किसी भी अंतर्निहित या निहित सीमा में प्रतिबंधित होता है। तीसरी बात गलत है, क्योंकि केशवानंद भारती मामले में उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया था कि संसद के उन उपबंध जो होते हैं संशोधन नहीं कर सकते जो संविधान की मूल संरचना का निर्माण करते हैं। उदाहरण के लिए धर्मनिरपेक्षता और विधि का शासन। तीसरी बात, चौथी बात है, इसमें संविधान के प्रावधानों में जोड़ परिवर्तन या निरसन के माध्यम से संशोधन करने की शक्ति शामिल होती है। ये बात करेक्ट है आर्टिकल 368 के तहत, है ना। आंसर हो जाएगा केवल चौथी बात करेक्ट है, तो क्या होगा आंसर? सी, है ना। क्वेश्चन नंबर 71 है, परमाणु ऊर्जा प्रौद्योगिकी जो है उसके बारे में विचार करना है। स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर के बारे में पहली बात है 71 का, ये बोल रहा है कि स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर जो होता है ये मॉड्यूलर को तैनाती के लिए डिजाइन किया गया और ये क्रमिक क्षमता वृद्धि की सुविधा को प्रदान करता है। 71 का पहला करेक्ट है। सेकेंड है, स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर को में अनिवार्य रूप से अल्प संवर्धित यूरेनियम का प्रयोग होता है, जबकि पारंपरिक परमाणु रिएक्टर में उच्च संवर्धित यूरेनियम का प्रयोग होता है। सेकेंड बात यहाँ से गलत है, क्योंकि अधिकांश बड़े जो वाणिज्यिक परमाणु रिएक्टर हैं इसमें अल्प संवर्धित यूरेनियम का उपयोग करते हैं, जो आमतौर पर 3 से 5% यूरेनियम 235 को संवर्धित करता है। और कुछ रिएक्टर जैसे कि CNDU रिएक्टर प्राकृतिक यूरेनियम का उपयोग करते हैं। ये बात गलत हो जाएगी। तीसरी बात है, पारंपरिक परमाणु रिएक्टरों की तुलना में स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर सक्रिय सुरक्षा प्रणालियों में शामिल कर सकते हैं। तीसरी बात यहाँ से गलत है, क्योंकि पारंपरिक परमाणु रिएक्टर की तुलना में स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर सामान्यतः सक्रिय सुरक्षा
प्रणालियों से जैसे पंप, मोटर और आपातकालीन डीजल जनरेटर पर निर्भर करते हैं। इसके बजाय इसकी सुरक्षा प्रणालियों पर व्यापक रूप से अत्यधिक बदल जाती है। तीसरा गलत है। आंसर क्या होगा? 2-3 गलत है, एक सही है। बी, तीसरा गलत है और दूसरा भी गलत है ना, एक सही है। पूछा क्या है सही कौन सा, तो एक सही बी। आगे आते हैं क्वेश्चन, हाँ ठीक है, क्वेश्चन नंबर 72, 72 नंबर क्वेश्चन है। इसमें बोला है विभिन्न धर्मों के तत्वों को संश्लेषण करने के लिए उद्देश्य से 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में नव विधान आंदोलन की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी? करेक्ट आंसर हो जाएगा 72 का, ये की थी डी, केशव चंद्र सेन। यहाँ से करेक्ट आंसर होगा केशव चंद्र सेन ने नव विधान आंदोलन की स्थापना की थी। जो ये आंदोलन एक समन्वित धर्म के रूप में स्थापित किया गया था, जिसका उद्देश्य विभिन्न मतों, मुख्य रूप से हिंदू धर्म, ईसाई धर्म और इस्लाम के तत्वों को लेकर एकल सार्वभौमिक के रूप में संश्लेषित करता था। क्वेश्चन नंबर 73 है। हाल ही में सुर्खियों में रही कवच प्रणाली, ये क्या है? जो कवच प्रणाली है ये है, 4 स्टेटमेंट यहाँ पर दे रखे हैं। भारतीय रेलवे ने विभिन्न जोनों मंडलों में कवच प्रणाली के विस्तार को स्वीकृति प्रदान की है और कवच एक स्वचालित ट्रेन सुरक्षा ATP प्रणाली है। ठीक है, आंसर यहाँ से 73 का बी करेक्ट है। 74 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प जो है कार्बन लीकेज पद का सर्वोत्तम वर्णन करता है? आंसर हो जाएगा 74 का करेक्ट आंसर, जो वर्णन करता है सख्त जलवायु नीति वाले जो देश हैं उसमें कम कड़े नियम वाले देशों में कार्बन उत्सर्जन का स्थानांतरण होना। बी आंसर है 74 का। 75 नंबर है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन के संबंध में विचार करना है। सुभाष चंद्र बोस को अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित किया गया था। 75 का पहली बात यहाँ से क्या होगी? करेक्ट है। सेकंड, कांग्रेस ने मूलाधिकारों और आर्थिक नीति पर एक प्रस्ताव अपनाया था। सेकंड बात गलत है, क्योंकि यहाँ पर जो मूलाधिकारों और आर्थिक नीति पर प्रस्ताव 1931 में कराची अधिवेशन में अपनाया गया था, इस वजह से गलत हो जाएगी बात ये। तीसरा, महात्मा गांधी ने इस अधिवेशन में भाग लिया था। तीसरी बात यहाँ से गलत है, क्योंकि महात्मा गांधी ने त्रिपुरा अधिवेशन में भाग नहीं लिया था। हालांकि उनके अनुयायी इस बात पर अड़े थे कि बोस को कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में प्रभावी ढंग से कार्य नहीं करने देंगे। आंसर क्या होगा? ये यहाँ से करेक्ट है, 1 नंबर। क्वेश्चन नंबर 76 है, भारत के मध्यकालीन इतिहास के संबंध में कौन सा मसाहत प्रणाली का शब्द का सही वर्णन करता है? मसाहत प्रणाली का सही वर्णन करता है। करेक्ट आंसर क्या होगा? आंसर हो जाएगा 76 का सही आंसर हो जाएगा यहाँ से ए, कृषि योग्य जो भूमि होती है उसमें माप के आधार पर यहाँ पर राजस्व का निर्धारण करना है, आंसर होगा 76 का। तो यहाँ से ए करेक्ट होगा, राइट। राजस्व की गणना की प्रति इकाई क्षेत्रफल की उपज के आधार पर की जाती थी और जो आमतौर पर 20वां, 1 बीघे का 1 बीघे 20वां भाग होता था। ठीक है, तो ये सब पॉइंट आपको याद करना है। और इस प्रणाली का उद्देश्य राज्य के किसान के बीच प्रत्यक्ष संबंध स्थापित करने को लेकर बिचौलिए जैसे खूद और मुकदम इस प्रभाव को कम करते थे। यहाँ पे क्वेश्चन घुमा सकते हैं यूपीएससी, सिंपल सा पूछेगा, खूद जो यहाँ पर मध्यकालीन भारत था उसमें खूद शब्द जो था, खूद शब्द प्रयोग हुआ था, ये किसके संदर्भ में प्रयुक्त हुआ था, है ना? तो ये किसके संदर्भ में हुआ था? ये हुआ था, ये बिचौलिए जो होते थे, खूद और मुकदम तो पता है लोगों को, लेकिन खूद भी आप याद रख लो। ठीक है, आगे आते हैं 77 नंबर क्वेश्चन। 77 है, चार्टर अधिनियम 1793 के संबंध में विचार करना है। इस अधिनियम ने कंपनी के लिए ये अनिवार्य कर दिया कि अपने भारतीय स्वराजस्व में से ब्रिटिश सरकार को प्रतिवर्ष कितना है 5 लाख पाउंड एक निश्चित राशि का भुगतान करेगा। पहली बात क्या होगी? पहली बात स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। सेकंड, ईसाई सैनिकों को भारत आने के अपने धर्म प्रचार के लिए अनुमति दी गई थी। सेकंड बात क्या होगी? सेकंड बात यहाँ से गलत हो जाएगी, है ना? सेकंड गलत है, क्योंकि ईसाई मिशनरियों को भारत आने से अपने धर्म का प्रचार करने की अनुमति चार्टर अधिनियम 1813 द्वारा दी गई थी ना कि 1793 में। वन करेक्ट है केवल। 78 आते हैं, गंडी कोटा कैनियन के संबंध में विचार करना है। ये दक्कन के पठार से होकर बहने वाली पेना नदी द्वारा निर्मित हुई है। पहली बात यहाँ से क्या होगी? करेक्ट है। सेकंड, ये आर्द्र उष्णकटिबंधीय जलवायु क्षेत्र में स्थित है और यहाँ वर्ष भर सघन सदाबहार वन पाए जाते हैं। सेकंड बात गलत है, क्योंकि यहाँ पर गंगीकोटा रल सीमा क्षेत्र में स्थित है जो अपनी अर्ध शुष्क और शुष्क जलवायु क्षेत्र के लिए विख्यात है और यहाँ सघन सदाबहार वन नहीं पाए जाते हैं। इसके बजाय यहाँ की वनस्पतियाँ मुख्य रूप से शुष्क पर्णपाती है, झाड़ीदार वन होती है जो वृष्टि छाया क्षेत्रों की विशेषता बताती है। तीसरी बात है, कैनियन में अनावृत चट्टानें जो होती हैं वो संरचनाओं के निर्माण के मुख्य रूप से बलुआ पत्थर और क्वार्ट्ज जैसी असाध्य चट्टानें शामिल होंगी। तीसरी बात क्या होगी? तीसरी बात यहाँ से 78 का करेक्ट है। 1 और 3 सही है,
है ना। आंसर क्या होगा? 1 और 3 करेक्ट आंसर। 2 बातें सही हैं इसकी। अच्छा, यहाँ पे पूछा है गलत कौन सा है ना, गलत पूछा तो सिर्फ एक यहाँ से आंसर होगा, केवल एक गलत है। कौन सा? दूसरा वाला। आगे आते हैं। क्वेश्चन 79 है, भारतीय संसद के संबंध में मालवंकर नियम जो था संबंधित है किससे? मालवंकर नियम किससे संबंधित है ये बताना है। आंसर हो जाएगा 70 जो 9 है इसका करेक्ट आंसर। सी यहाँ से आंसर होगा, विपक्ष के नेता के चयन से होगा। करेक्ट आंसर सी सही है आंसर। क्वेश्चन नंबर 80 है, मानव शरीर क्रिया विज्ञान के संबंध में श्वेत वसा और भूरी वसा के बीच क्या अंतर होगा? देखो एक अंतर होता है इसमें। क्या? ये क्योंकि भूरी वसा की तुलना में श्वेत वसा अधिक माइटोकॉन्ड्रियल होती है। ये बात करेक्ट है, लेकिन पहली वाली गलत, क्योंकि भूरी ऊर्जा का दहन करती है और कैलोरी का क्षय करती है। ये रासायनिक ऊर्जा को ऊष्मा में परिवर्तित करती है। ये बात गलत हो जाएगा। इसने बोला कि श्वेत वसा के रूप में ऊष्मा उत्पन्न करती है, जबकि भूरी वसा के रूप में ऊर्जा संचयन करती है। ये बात गलत है। तो आंसर क्या होगा? ओनली 2 करेक्ट है। 81, भारत में मानहानि के संबंध में विचार करना है। भारतीय दंड संहिता आईपीसी के तहत किसी व्यक्ति की प्रतिष्ठा को क्षति पहुंचाने के से किए गए व्यक्ति को संकेत में मानहानि को माध्यम से हो सकती है। पहला क्या होगा? पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा? ये 81 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से आपको जो होगा करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर भारतीय दंड संहिता आईपीसी की धारा 499 मानहानि को बोले गए या पढ़े जाने के उद्देश्य से लिखे गए शब्दों द्वारा ये अथवा किसी व्यक्ति के संबंध में उसकी प्रतिष्ठा को क्षति पहुंचाने के आधार से संकेतों द्वारा हो सकती है। पहला करेक्ट है यहाँ से। सेकंड क्या होगा? सेकंड जो है इससे बोल रहा है सेकंड में आपराधिक मानहानि के लिए केवल जुर्माना लगाया जा सकता है, कारावास नहीं होता है। ये बात गलत है, ठीक है। तीसरा, उच्चतम न्यायालय के अनुसार मानहानि को अनुच्छेद 19 के तहत वाक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर युक्त निर्बंधन माना जाएगा। तीसरी बात करेक्ट है। आंसर 1 और 3 सही है। सही पूछा तो 2 बातें सही है। क्वेश्चन नंबर 82 82 82 नंबर है, शोधकर्ताओं ने दिल्ली के कुछ हिस्सों में आंतरिक और बाह्य दोनों वातावरणों को स्टेफिलोकी का उच्च स्तर पाया। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प स्टेफिलोकस का सर्वोत्तम वर्णन करता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा 82 का। ये करता है कि जो ये गोलाकार जीवाणु जो मनुष्य में संक्रमण पैदा कर सकता है। ठीक है, आंसर क्या होगा? बी आंसर इसका सही आंसर है। राइट, आगे आते हैं क्वेश्चन 83 नंबर। लोक अदालत के संबंध में निम्नलिखित पर विचार करना है। पहली बात है, पहला है लोक अदालत में व्यवस्थित पक्ष द्वारा कोई शुल्क दे नहीं होता है। पहली बात क्या होगी? पहली बात स्टेटमेंट जो होगा यहाँ से ये क्या होगा? सोचो। करेक्ट है, पहली बात सही है, क्योंकि लोक अदालत में किसी भी प्रकार का शुल्क दे नहीं होता है और पक्षों के लिए किसी भी अधिवक्ता की नियुक्ति करना आवश्यक नहीं है। दोनों बातें सही है। लोक अदालत में पंचायत के विरुद्ध किसी भी न्यायालय को कोई अपील नहीं की जा सकती है। ये बात करेक्ट है। तीनों बातें सही है। आंसर यहाँ से पूछे गलत कौन सा, तो कोई गलत नहीं है, सभी सही है। 84 है, भारत नेट परियोजना के बारे में विचार करना है। इसका लक्ष्य डिजिटल इंडिया के दृष्टिकोण को साकार करने के लिए देश की सभी ग्राम पंचायतों को 100 Mbps बैंडविड्थ वाली ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रदान करना होगा। ठीक है, पहला क्या होगा? पहला स्टेटमेंट यहाँ से 84 का करेक्ट है। सेकंड बात है, पहला सही है, सही बात है। दूसरा है, ये प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र की चूक होने वाली जो आय के माध्यम से ग्रामीण संरचना का विकास निधि से वित्तपोषित होगी। ये बात गलत है, क्योंकि यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड है ना, ये बात यहाँ से इसकी सही बता रही है, क्योंकि यहाँ पर इसका उद्देश्य सभी ग्राम पंचायतों को अंतिम छोर तक कनेक्टिविटी प्रदान करना। ठीक है, उनकी कर्मण एजेंसी भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क, जिसका 2022 में बीएसएनएल में विलय कर दिया गया था। ठीक है, तो यहाँ पर सिर्फ पहली बात करेक्ट है इसकी 84 की। 85 है, नंबर है, राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण भारत के लिए राज्य और राष्ट्र स्तरीय जानकारी प्रदान करता है। ठीक है, प्री स्कूल शिक्षा पर, पोषण स्तर पर और उन महिलाओं के पुरुषों पर
जो प्रोसेस के बारे में जिन्होंने कभी इंटरनेट उपयोग नहीं किया है। मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य पर, दिव्यांगता पर और शौचालय सुविधा की पहुंच पर। करेक्ट आंसर हो जाएगा 85 का। वैसे ये सभी हो जाएंगे, करेक्ट है। राष्ट्रीय परिवार सर्वेक्षण में ये जो डेटा है ये सभी यहाँ पर क्या होंगे, इसके राज्य के स्तर जानकारी प्रदान करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 86 है, डी आंसर होगा, सभी सही है। नगरों पर विचार करना है। निम्नलिखित नगर पर नादेड़, भद्राचलम, विजयवाड़ा कितने गोदावरी नदी के तट पर स्थित हैं? करेक्ट आंसर है 86 का। यहाँ से कितने होंगे, 2 है यहाँ पर। कौन कौन से? गोदावरी नदी के तट पर महाराष्ट्र, नासिक, त्र्यंबकेश्वर, नादेड़। ठीक है, नादेड़ हो गया। और बसरा इसमें नहीं है, विजयवाड़ा इसमें नहीं हो जाएगा, भद्राचलम हो जाएगा। ठीक है, 2 हैं सिर्फ, एक और 2। क्वेश्चन 87 बनाते हैं। 87 निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प नलगोंडा तकनीकी का सबसे अच्छा वर्णन करता है? ठीक है, केंद्र ने फ्लोराइड को हटाने की तकनीकों को मूल्यांकन करने के लिए एक शोध परियोजना शुरू की, क्योंकि यहाँ पर ये चिंता बताई जा रही कि मौजूदा मानक जो नलगोंडा तकनीकी पर आधारित है और इस तकनीकी में प्रगति या जमीनी वास्तविकताओं के अनुरूप अद्यतन नहीं हुए हैं। नलगोंडा तकनीकी इसमें 3 रसायनों की अर्थात एल्युमिनियम, रमन, चूना, जो ब्लीचिंग पाउडर है, इनको उपयोग किया जाता है और इन्हें कच्चे या फ्लोराइड जल में मिलाया जाता है। इसके बाद मिश्रण, उड़न, अवसादन, निस्पंदन से कीटनाशकों की संशोधन की प्रक्रिया अपनाई जाती है। बी आंसर होगा। आगे आते हैं 87 का बी। 88 प्राचीन भारत के संबंध में विचार करना है। उसने अश्वमेध नामक यज्ञ शुरू किया। ठीक है, पहला क्या होगा, 88 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से ये है। दूसरा, उसने उज्जैन को गुप्त साम्राज्य की दूसरी राजधानी बनाया था। उसका दरबार 9 विद्वानों को सुशोभित था और चीन यात्री उसने उसके शासनकाल में आए थे। तो उसने की बात करें, उसने कौन है यहाँ पर, ये 4 में ये है यहाँ से चंद्रगुप्त द्वितीय। करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 89। निम्नलिखित पर विचार करना है। नहर और जल निकाय किसको किसको जोड़ रही है? पहली बात है, पनामा नहर अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से, करा नहर प्रशांत महासागर से और हिंद महासागर में। लेकिन स्वेज नहर यहाँ से गलत हो जाएगी, क्योंकि स्वेज नहर जो है ये भूमध्य को लाल सागर से, न कि भूमध्य सागर को काला सागर से, गलत हो जाएगी। 2, 3 सिर्फ करेक्ट है, सी। 90 नंबर है क्वेश्चन। 90 नंबर बोला है कि भारत में हाल ही में प्रस्तावित 2025 के जलवायु लक्ष्यों के संबंध में विचार करना है। 2025 के स्तर की तुलना में उत्सर्जन तीव्रता लगभग 47% कम करना होगा। ठीक है, पहला क्या होगा, पहला स्टेटमेंट यहाँ से, पहला कथन करेक्ट है। हाँ ठीक है, पहला सही है। 2025 तक गैर जीवाश्म आधारित स्रोतों पे 60% विद्युत ऊर्जा प्राप्त करनी होगी। सेकेंड बात भी करेक्ट है। तीसरा, 2025 तक पूर्ण ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करना होगा। तीसरी बात गलत है, क्योंकि यहाँ पर क्लाइमेट एक्शन ट्रैकर ने उल्लेख किया कि पूर्ण उत्सर्जन कटौती लक्ष्य के बजाय उत्सर्जन तीव्रता के लक्ष्य को उपयोग करना होगा। 1, 2 सब करेक्ट है, ये आंसर होगा। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 91। हाल ही में सुर्खियों में रही उल्लेखित सोविला फोरम मुख्य रूप से किससे संबंधित है? 91 का आंसर हो जाएगा, ये संबंधित है विकासशील देशों में व्याप्त ऋण संकट को निपटने के लिए एक मंच है। ठीक है, और जिसे फोरम संयुक्त राष्ट्र व्यापार विकास सम्मेलन जो है अंगटाट का 16वां, उसमें अपन लॉन्च किया गया है। आगे आते क्वेश्चन नंबर 92। परिस्थितिकी प्रॉपर्टी में समस्थानिक समायोजन जो होता है, समस्थानिक समायोजन के पीछे प्राथमिक प्रेरक शक्ति कौन सी होगी? आंसर हो जाएगा 92 का, ये हो जाएगी उत्प्लवकता और गुरुत्वाकर्षण बल। ठीक है, 93 नंबर क्वेश्चन है। संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए में उसके महाभियोग के संबंध में विचार करना है। पहली बात है, भारत की तरह अमेरिका भी महाभियोग की प्रक्रिया केवल राष्ट्रपति के विरुद्ध ही प्रारंभ की जा सकती है। पहला क्या होगा, 93 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से जो होगा ये गलत है, क्योंकि संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान ये प्रदान करता है कि उसे हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के पास महाभियोग का एकमात्र अधिकार होगा। ठीक है, तो ये बात गलत हो जाएगी। सेकेंड बात है, सेकेंड बोला कि अमेरिका में महाभियोग के परिणामस्वरूप भविष्य में कोई पद धारण करने के लिए वह व्यक्ति अयोग्य ठहराया जा सकता है। सेकेंड बात करेक्ट है। अमेरिका में महाभियोग के लिए हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में साधारण बहुमत से मतदान की आवश्यकता होती है। तीसरी बात भी करेक्ट है। चौथा, दोनों देशों में महाभियोग सिद्ध होने पर तत्काल पदमुक्त कर दिया जाएगा। चौथी बात गलत है, क्योंकि यहाँ पर यह पदमुक्त नहीं करेगा। ठीक है,
तत्काल पदमुक्त नहीं करेगा, ये बात गलत है। तो 2 और 3 करेक्ट है। 93 का आंसर क्या होगा? 2 बात सही है। आगे आते हैं 94। 94 है, गर्द और महासागर इसमें दे रखे हैं, कौन कौन से हैं? पहला बोला कि टोंगा प्रशांत महासागर, टोंगा गर्द जो है ये दक्षिण प्रशांत महासागर में टोंगा द्वीपों के निकट अवस्थित है। ठीक है, पहली बात क्या हो जाएगी? यहाँ से करेक्ट है। डायमेंटिना गर्द अटलांटिक महासागर, डायमेंटिना गर्द हिंद महासागर में, अटलांटिक नहीं होगा। दक्षिण सैंडविच हिंद महासागर, ये बात गलत है। साउथ जो सैंडविच है दक्षिण अटलांटिक महासागर होगा, हिंद महासागर नहीं। ओनली 1 करेक्ट है, एक बात सही है इसकी। 95 नंबर है, हाल ही में सुर्खियों में रही SITAA पहल का उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य आधार के साथ नवाचार प्रौद्योगिकी में संवर्धन योजना है ये। ठीक है, एक महत्वपूर्ण तकनीकी पहल को लेकर इसे भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण UIDAI ने वर्ष 2025 में अंत में शुरू किया गया था। ये एक भारत डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना DPI को आधुनिक AI आधारित खतरों से सुरक्षित की दिशा करने को लेकर बदलाव को दर्शाएगा। करेक्ट आंसर 95 का B सही आंसर है। 96 नंबर है, शांतिखंड शब्द किसकी कार्रवाई से संबंधित होगा? आंसर हो जाएगा शांतिखंड। 2013 में अंतरिम शांतिखंड विकासशील देशों को WTO वार्ताओं के तहत सार्वजनिक स्टॉक होल्डिंग कार्यक्रम के अंतर्गत सब्सिडी प्रदान करने को अनुमति दी गई थी। ये यहाँ से करेक्ट आंसर है। 97 निम्नलिखित पर विचार करना है। प्रकाश तरंगे अंधेर तरंगे होती हैं, पहली बात क्या होगी? पहली बात 97 का स्टेटमेंट यहाँ से ये गलत है। दृश्य प्रकाश में फोटॉन की ऊर्जा औसत विकिरण से अपेक्षाकृत कम होती है, अधिक होती है, कम नहीं होती है। प्रकाश में प्रकीर्णन के कारण सूर्यास्त और सूर्योदय इसके समय लगभग लाल दिखाई देता है, सही है। और प्रकाश का तरंग जितना कम होता है ये उतना ही क्या होता है? अधिक परावर्तित अपवर्तित हो जाता है। दोनों बातें करेक्ट हैं, 3 और 4 सही है। करेक्ट आंसर यहाँ से B। आगे आते हैं क्वेश्चन 98 है, निम्नलिखित पर विचार करना है। कथन 1, कथन 2, आप सारी प्लेट सीमाओं के साथ स्थित ज्वालामुखी प्रायः कम विस्फोटक उद्वार उत्पन्न करते हैं। पहला क्या होगा? 98 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा? ये 98 का पहला स्टेटमेंट आपका जो हो जाएगा ये करेक्ट है, सही है। सेकंड बात है, अब सारी प्लेट जो होती है इसकी सीमाओं में स्थित मैग्मा प्रायः सिलिका की मात्रा कम होती है और उसकी श्यानता भी कम होती है। ये बात गलत है। ठीक है, क्यों गलत है? गलत नहीं है, ये भी सही है। दोनों बातें सही है। ठीक है, आंसर क्या होगा? क्योंकि यहाँ पर सारी प्लेट में सीमाओं में स्थित जो मैग्मा होता है वो प्रायः सिलिका की मात्रा उसमें कम होती है और उसकी श्यानता भी काफ़ी कम होती है। दोनों बातें एकदम करेक्ट है। आंसर क्या होगा? क्योंकि कम श्यानता इसलिए होती है क्योंकि सिलिका की कम मात्रा उच्च तापमान के कारण मैग्मा की श्यानता कम कर देता है, जिसका अर्थ होता है कि ये पतला और बहने वाला हो जाता है। आंसर क्या होगा? दोनों बातें करेक्ट है, उसकी व्याख्या भी कर रहा है। ठीक है, करेक्ट आंसर 98 का ए करेक्ट है। क्वेश्चन 99 है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित प्रावधानों पर विचार करना है। पहली बात है, कुछ राज्यों को विशेष दर्जा ये विशेष अधिकार प्राप्त होने की शक्ति जो उन्हें विशिष्ट क्षेत्रों में स्वायत्तता प्रदान करती है। 99 का पहला स्टेटमेंट क्या होगा? ये पहला स्टेटमेंट यहाँ से इसका जो हो जाएगा ये आपका करेक्ट है। सेकंड, संघ और राज्यों के बीच विधायी शक्तियों का वितरण होता है। ये बात गलत है क्योंकि विधायी शक्तियों का एक समान वितरण होता है। ठीक है, संविधान की 3 सूचियों में संघ, राज्य और समवर्ती इसके माध्यम से केंद्र राज्यों के बीच विधायी शक्तियों का विभाजन करता है। ये सभी राज्यों में विधायी अधिकार को एक समान वितरण सुनिश्चित करेगा। ठीक है, सेकंड गलत है। तीसरा, एकल नागरिकता का प्रावधान है। ये बात गलत है। एकल नागरिकता भारतीय संविधान के पूरे जो देश में एकल नागरिकता का प्रावधान करता है जो अनन्य जो संघीय प्रणाली से अलग होता है, जहाँ नागरिकों के पास संघीय और राज्य दोनों तरह की नागरिकता हो सकती है। ये प्रावधान सभी राज्यों में एकता के समरूपता को बढ़ावा देती है। तीसरी बात गलत है। चौथी, अंतर्राज्यीय व्यापार और वाणिज्य से संबंधित, चौथी बात भी यहाँ से गलत है। ये सभी क्या भारतीय संविधान के उपयुक्त प्रावधानों में से ये पहला से प्रावधान जो है ये असम्मित संघवाद का उदाहरण बताता है। ठीक है, पहली बात, बाकी सब गलत है। क्वेश्चन 100 है, लास्ट क्वेश्चन इसने बोला है पेंसिल पोर्टल के संबंध में विचार करना है, कौन सा सही होगा? पेंसिल पोर्टल जो है बाल श्रम निषेध और प्रभावी कार्यान्वयन के लिए एक मंच है। ठीक है, तो पेंसिल एक इलेक्ट्रॉनिक मंच है जिसका उद्देश्य केंद्र राज्य के जो जिला सरकार है, ठीक है, उसके नागरिक समाज और आम जनता को बाल श्रम मुक्त समाज को लक्ष्य के रूप में प्रदान करना और शामिल करना। आंसर यहाँ से क्या होगा? डी करेक्ट है ना। तो इस टाइप से यहाँ पर टेस्ट नंबर 33 विजन IAS का समाप्त हो चुका है। ठीक है, हम लोग अब इसको डिस्कस करेंगे टेस्ट नंबर 34 को, कोशिश करेंगे कल करने की। 34 का पार्ट 1 और पार्ट 2 उसके अगले दिन, फिर अब 35 करेंगे, उसके बाद खत्म हो जाएगा। और आज हम लोग यहाँ से अभ्यास पेपर भी कवर करेंगे, तो अभ्यास पेपर भी आप यहाँ से देख सकते हो आज।
करीब 2 से 3-4 बजे के बीच में करूँगा। मैं अपडेट आपको टेलीग्राम पे दे दूँगा, टेलीग्राम से आप जुड़ सकते हो, ठीक है। ये यूट्यूब पे भी मैं आपको पोस्ट कर दूँगा, तो वहाँ से आप देख पाओगे। तो एंड करते हैं से इसको, बाकी कुछ डाउट रहेगा नीचे कमेंट में पूछ सकते हो आप, ठीक है। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।